Assalamualaikum students, this is Umaima Shakur from the LIMS University। वेव्स एंड ऑसिलेशंस का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है हार्मोनिक ऑसिलेशंस का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो पहला चैप्टर है हमारा इस कोर्स का, यही बस लेंथी चैप्टर है हमारे पास। बाकी जो चैप्टर हैं वो छोटे हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, एप्लीकेशन इसकी डिस्कस की हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक और एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो टॉपिक है हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम इसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, और जब इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो डिस्कस करनी है वो मैंने आपको बता दी। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछला लेक्चर के हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था लेक्चर नंबर 11 में, उसमें हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हमें दे रहा है। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। उसी के साथ कुछ बातें आपकी क्लियर कर दूं और एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स नहीं ले रहे, तो बेटा ये आपका नुकसान है कि आप लेक्चर नहीं ले रहे। एचईसी ने ये क्लियर कट कह दिया है कि जो आपका न्यू सेमेस्टर है उसके सितंबर में फाइनल हो जाएंगे हर सूरत। तो मेहरबानी करें ज़रा ये ख़ुद पर भी आप साथ साथ लेक्चर्स लें। आपको सिचुएशन का सारा पता है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे तो ये आपका नुकसान है। किसी भी टाइम अगर नोटिफिकेशन आ जाता है पेपर्स का तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं हमें दे सकते कि हमने लेक्चर नहीं लिए थे, हमारी तैयारी नहीं है, हम पेपर नहीं देना चाहते। तो इस तरह का बेटा आपने कोई काम नहीं करना। मेहरबानी करें, अगर आपके कोई पिछले भी लेक्चर्स रह गए हैं तो वो भी ले लें। आप साथ साथ अपनी तैयारी पूरी करें। किसी भी टाइम आपके पेपर लिए जा सकते हैं, मिड्स हो सकते हैं, आपके फाइनल हो सकते हैं। तो अगर आप पिछले लेक्चर भी नहीं ले रहे थे तो अब से लेक्चर लेना स्टार्ट कर दें। अच्छा, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास होता क्या है। ये 2 तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है, या सिंपल आ जाएगा आपके पास कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पर नोट लिखें, या आ सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को ड्राइव करें। मतलब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे ड्राइव करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। हमारे पास डेफिनेशन उसकी मैंने यहाँ पर क्लियर कट लिखी हुई है कि एन ऑसिलेटर, कोई भी ऐसा ऑसिलेटर जिसका क्या हो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है डिटेल से कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है। एम्पलीट्यूड जिसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए विद टाइम ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सडनली कोई चीज स्टॉप ना हो, सडनली ना रुके, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। पहले उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही थी, फिर वो थोड़ी कम हुई, फिर और ज़्यादा कम हुई, फिर इसी तरीके से कम होती हुई 0 हो गई। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया हुआ है सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से और दूसरी जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उसकी वजह से वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास होगी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक एग्जांपल। इन दिस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, कोई भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हो उसमें रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, लेकिन आपको पता है दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं, स्टॉप करने की कोशिश कर रही होती है रेजिस्टिव फोर्स। तो दोनों क्योंकि अपोज करेंगी एक दूसरे को, इसकी अपोजिशन की वजह से हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। यहाँ पे जो FR मैंने मेंशन किया हुआ है ये रेजिस्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स को मैंने F से रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंपल।
तो यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी के। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ये हम यूज कर रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो इस बी को हम क्या कहेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर v की जो डेफिनेशन हमने लास्ट सेमेस्टर में की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने मेंशन किया हुआ है इक्वेशन 3 में कि v हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल होता है। अगर v इस वैल्यू के इक्वल है तो मैं इस इक्वेशन 2 की जगह जहाँ पर v लिखा हुआ है इसमें मैं पुट कर देती हूँ dx/dt। तो यहाँ पर देखें मैंने सिंपल ये जो 3 वाली वैल्यू थी इसे 2 में पुट कर दिया है, मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4 -b dx/dt। ये कौन सी फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है हमारे पास। हम बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की। b मैंने आपको बता दिया हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स भी मौजूद है जो उसे रीस्टोर कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने के लिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमने हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ी है, F = -kx के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इक्वेशन 5 में जो फार्मूला मेंशन किया हुआ है ये रीस्टोरिंग फोर्स का है, मेंशन किया हुआ है मैंने कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पर एक ही सिस्टम में मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स भी है और रेजिस्टिव फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है। तो मैं क्या कहूँगी कि जो टोटल फोर्स है वो इन दोनों का सम अप हो सकती है उस पूरे सिस्टम के ऊपर। तो इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 4 को मैंने एडअप कर दिया। एडअप करने से मेरे पास क्या आया, ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास ये कौन सा था, रेजिस्टिव फोर्स का था, और ये वाला जो फैक्टर है ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आया। दोनों को मैंने एडअप कर दिए क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है इसलिए दरमियान में नेगेटिव ही आएगा एडअप करने के बाद भी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें मेरे पास फोर्स आ रही है, टोटल फोर्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो आपकी फोर्स है वो इक्वल होती है ma के। यहाँ पर इक्वेशन 7 में मैंने f की जगह पर ma की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ma के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया कि m है मेरे पास और एक्सेलरेशन का 2 टाइम डेरिवेटिव, मतलब एक्सेलरेशन जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डेरिवेटिव है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया d2x/dt²। और यहाँ पर ये वाले जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 7 में ये मेरे पास एज इट इज यहाँ पर शो हो रही है इक्वेशन 8 में। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि एक्सेलरेशन इस वैल्यू के इक्वल है। इसी इक्वेशन 8 को मैं डिवाइड कर देती हूँ m से, मास जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर m से मैंने डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पे भी हम m से डिवाइड करेंगे तो हमारे इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ पर देखें मैंने पूरी जो वैल्यू थी उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गई हूँ और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जस्ट 0 बच गया मेरे पास, ये इक्वेशन 10 आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस लगाते हैं कि मेरे पास जो फैक्टर है ना b/m, यहाँ पर आपको शो हो रहा है इक्वेशन 10 में b/m जो है इसे मैंने कंसीडर कर लिया कि 2 बीटा के इक्वल है, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास k/m। k/m जो है ये ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल है। तो इन्हीं वैल्यूज को 11 और 12 को मैंने पुट कर दिया है 10 के अंदर, तो मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 13। अगेन जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया कि x जो है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, x कॉमन है तीनों में। तो यहाँ पर मैंने x को ले लिया कि जो x है, कंसीडर करते हैं कि जो x है वो a की पावर म्यू t के इक्वल है। तो x का डेरिवेटिव आपको म्यू a टू पावर म्यू t दे देगा, इक्वेशन 15 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और इसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव आपको ये इक्वेशन नंबर 16 प्रोवाइड कर देगा, म्यू स्क्वायर a की पावर म्यू t। इक्वेशन 16 तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमें क्या मिला, x भी मिल गया,
उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी मिल गया, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमें मिल गया। और यहाँ पर भी हमें वही चाहिए था, x चाहिए था, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, उसी का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, यही जो तीन वैल्यूज 14, 15 और 15 इक्वेशंस आई हैं मेरे पास, इन तीनों को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 13 के अंदर। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 17 आ गई मेरे पास जब मैंने इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया इसके अंदर। अब इस इक्वेशन 17 में देखें मेरे पास a e⁻μt ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इन तीनों टर्म्स में ये वाला फैक्टर कॉमन है। तो मैंने क्या किया, इस फैक्टर को बाहर ले लिया और बाकी अंदर मेरे पास ये वाली टर्म आ गई, इक्वेशन बन गई मेरे पास। सिंप्लीफाई करते हैं, इसी फैक्टर को काट देती हूँ मैं इधर भी और राइट हैंड साइड पे भी कट हो जाएगा। मेरे हैंड साइड पे तो मेरे पास आ जाएगा 0 और इक्वेशन 19 जो है वो मेरे पास आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है कि हमारे पास होती है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 और ये स्क्वायर रूट में। तो अब इक्वेशन 19 को देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि आपके पास b की वैल्यू क्या है, आपके पास a की वैल्यू क्या है, आपके पास c की वैल्यू क्या है। उसी इक्वेशन 19 को देखते हुए मैंने यहाँ पर वैल्यूज मेंशन कर दी हैं कि a मेरे पास 1 था, b मेरे पास 2 बीटा है, या आपको 19 से मिल जाएंगी ये वाली वैल्यूज, और c जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल है। तो इन्हीं सारी वैल्यूज को, ये जो मैंने a, b और c पुट की हैं यहाँ पर, इसे मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन 20 के अंदर। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 21। यहाँ पर देखें b है आपके पास, b की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 2 बीटा के इक्वल था तो ये मैंने 2 बीटा पुट कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज, बीटा स्क्वायर इसी का स्क्वायर ले लें, 4 बीटा स्क्वायर आ जाएगा -4ac, a1 है आपके पास, c आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 21 इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 21 को। अब यहाँ पर देखें आपका जो 4 का फैक्टर है ये कॉमन है, इसे बाहर ले लें, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, 2 अगेन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बाकी जो फैक्टर रह जाएगा वो ये वाला रह जाएगा -b, मतलब आपके पास रह जाएगा -b प्लस माइनस, यहाँ मैंने सिंगल करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर क्योंकि मेरे पास म्यू की वैल्यू है और यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे दो तरह से लिख देती हूँ। μ1 की वैल्यू को मैं प्लस में लिख देती हूँ और μ2 की जो वैल्यू होगी उसे मैं लिख दूंगी माइनस में। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, बता मैंने आपको दिया कि करना ऐसे, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट किया कि μ1 जो है मेरे पास वो इस वैल्यू के इक्वल आ गया, दरम्यान में प्लस है। μ2 होगा, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 23 में ये जो μ2 है ये भी सेम वही वैल्यू है, लेकिन जस्ट साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला जो हमारे पास है उसमें दोनों साइन है हमारे पास। अब कंप्लीट सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब मुझे इन दोनों का सम मिलेगा, μ1 और μ2, इन दोनों का सम मुझे म्यू प्रोवाइड करेगा। सेम उसी तरीके से अगर मैंने टोटल सॉल्यूशन देखना है तो मुझे एक्स एक्सिस पर अगर वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है तो मुझे x1 और x2 दोनों का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया कि टोटल x जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और हमने इक्वेशन 14 देखी थी कि उसमें हमने x की वैल्यू को कंसीडर किया था a⁻μt, वो x की वैल्यू थी। अगर मैंने x1 लेना है तो मैं उसी की जगह 1 पुट कर दूंगी, a1e⁻μ1t। और अगर मुझे x2 लेना है तो यहाँ आ जाएगा a2e⁻μ2t। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 26 में x2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, a2e⁻μ2t। अब यही जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं 25, 26, इसको हम पुट कर देते हैं 24 के अंदर, जो हमारी मेन इक्वेशन थी टोटल सॉल्यूशन के लिए। तो ये x1 आ गया, ये x2 आ गया। इसी को हमने क्या करना है, इक्वेशन 22 और 23 जो है इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन 27 के अंदर। इक्वेशन 22 और 23 हमने सॉल्यूशन निकाली है किसका, इसका μ1 का और μ2 का।
जो वैल्यूज़ आपने पीछे निकाली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उन्हें पुट कर दें इसकी वैल्यू की जगह। यहाँ पर देखें A1 E और μ1 की जगह मैंने ये उसकी पूरी वैल्यू पुट कर दी है इधर, और t जो है ये आपका बाहर एज इट इज़ आ गया। सेम उसी तरीके से मैंने A2 वाली टर्म के साथ किया है। ये जो फैक्टर है ये μ2 का आ गया और t बाहर आ गया। इक्वेशन 28 आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर देखें e टू पावर माइनस बीटा और ये t, यहाँ पर भी e टू पावर माइनस बीटा और ये t, ये कॉमन है तो ये मैंने बाहर ले लिया, और अंदर जो आपके पास टर्म रह जाएगी उसे आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम सॉल्व करते हैं कौन से फैक्टर को, ये जो स्क्वायर रूट में फैक्टर है इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर देखें ये वाला जो फैक्टर है इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर ले आऊँ, बीटा स्क्वायर इधर ले जाऊँ, तो ये माइनस है तो बाहर भी माइनस आ जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो -1 स्क्वायर रूट आएगा, तो ये मैंने बाहर लिख दिया -1 स्क्वायर रूट। 30 में हमने लिख दिया -1। ये -1 कैसे आया, -1 हमारे पास इनकी जगह चेंज करने से आया, मतलब एक को प्लस था उसे मैंने नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसे प्लस कर दिया। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में हम स्क्वायर रूट जो हमारे पास होता है -1 वो आयोटा के इक्वल होता है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को आयोटा पुट कर दूं, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं यही दो वैल्यूज पुट कर दूं आयोटा और ओमेगा, तो मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी आयोटा ओमेगा। मतलब मैंने लिया था इस वाले फैक्टर को सॉल्व करने के लिए, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो मेरे पास आंसर आया आयोटा ओमेगा। मतलब ये कि ये वाला जो फैक्टर है आपके पास ये आपका इस वैल्यू आयोटा ओमेगा के इक्वल है। जहाँ पर ये वाला फैक्टर आ जाए मैं वहाँ पर आयोटा ओमेगा पुट कर सकती हूँ, क्योंकि एंड आंसर इसे सॉल्व करने से आयोटा ओमेगा आया। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन 34 में कि बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है आपका ये आयोटा ओमेगा के इक्वल है। तो जब ये आयोटा ओमेगा की इक्वल है तो मैंने इसे पुट कर दिया 20। अब यहाँ पर देखें ये इसी फैक्टर को सॉल्व किया था ना हमने, यहाँ पे स्क्वायर रूट में था तो उसकी जगह मैंने लिख दिया आयोटा ओमेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया आयोटा ओमेगा। बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज है। अब यहाँ पर देखें आपको आपके पास ये जो टर्म बन रही है e टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये इस फंक्शन की फॉर्म में बन रही है e टू पावर आयोटा थीटा। e टू पावर आयोटा थीटा जो हमारे पास होता है ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। लेकिन अगर माइनस आयोटा थीटा हो जैसे इस वाले केस में है तो ये हमारे पास होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग थीटा हमारे पास ओमेगा टी है। इक्वेशन 35 के अकॉर्डिंग थीटा हमारे पास ओमेगा टी है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं हम 36 और 37 को 35 के ऊपर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब कॉस थीटा थीटा ओमेगा टी है प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। इसी इक्वेशन 37 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, A1 और प्लस A2, यहाँ पर देखें कॉस ओमेगा टी वालों को साइड पर ले गए हम, साइन ओमेगा टी वालों को साइड पर ले गए। इन दोनों के दरमियान में माइनस आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान में प्लस आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर 38 आ गई। इक्वेशन 37 को सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑफ 38 है वुड बी पॉसिबल ओनली कब हमें मिलेगा, जब A1 और A2 जो हैं वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ पर देखें इनके साथ हमारे पास आयोटा का साइन है, इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, तो इन दोनों के एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर A1 जो आपके पास है A प्लस आयोटा बी है तो A2 को आपके पास होना चाहिए A माइनस आयोटा बी। इस तरीके से वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर ये हमारे पास A1 इसकी इक्वल है इसकी इक्वल है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन पुट कर देते हैं कि A1 प्लस A2 जो है ये 2 है।
A1 A2 हमारे पास 2 अल्फा के इक्वल है और A1 माइनस A2 2 आयोटा B के इक्वल है। ये खुद ही से हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दी ताकि इक्वेशन जो है वो ज़रा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसी इक्वेशन को पुट कर दिया है हमने 38 के अंदर। यहाँ पर देखें A1 प्लस A2 की जगह 2 अल्फा आ गया और A1 माइनस A2 की जगह 2 आयोटा B आ गया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखें आयोटा ये भी है, आयोटा ये भी है, ये -1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसका साइन चेंज कर दिया है, माइनस आयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर दिया। लेट करते हैं कि 2 अल्फा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है XM cos फाई की, और 2B जो है हमें वो XM sin फाई की वैल्यू दे रहा है। तो 2B की जगह मैं ये इक्वेशन पुट कर दूंगी और 2A की जगह मैं 45 वाली इक्वेशन पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 47। जब हमने क्या किया 45 और 46 को पुट कर दिया 44 के अंदर। तो ये तो थी हमारी आज की कैलकुलेशंस। आज की कैलकुलेशंस में हमने जस्ट अपनी जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो कंप्लीट हमारी नहीं हुई। इक्वेशन ऑफ मोशन तक हमने जाना था लेकिन हमने हाफ कैलकुलेशन की हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास लेंथी है ये वाली। तो इंशाल्लाह यहीं से जो हमने लास्ट इक्वेशन छोड़ी है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम इसकी बाकी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो काइंडली मैं अगेन कहूँगी मैं आपसे कहती हूँ कि काइंडली आप ये लेक्चर्स जो हैं आपके ये लेना स्टार्ट कर दें। आपके लिए नुकसान हो जाएगा अगर आपने लेक्चर ना लिया। लेक्चर नहीं लेंगे तो किसी भी टाइम अगर आपसे मिड्स ले लिए जाते हैं, फाइनल ले लिए जाते हैं तो आपको नहीं आता होगा। तो काइंडली जब तक हालात बेहतर नहीं होते आप ये लेक्चर्स लेते रहें। और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, मैं आपको हर लेक्चर के एंड में कहती हूँ, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो काइंडली मुझसे डिस्कस किया करें, मुझसे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट में रहें। कोई पॉइंट समझ नहीं आता आप मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँगी आपका पॉइंट। तो काइंडली ऐसे ना करें कि हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने लेक्चर ही नहीं लेना। लेक्चर को 2-3 बार सुने, जो पॉइंट समझ नहीं आया मुझसे डिस्कस करें आप, इंशाल्लाह समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज के लेक्चर में अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी पूछिएगा। नहीं पूछेंगे तब तक ना मुझे पता चलेगा ना आपको समझ आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।